हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। और आज हम धनिया की A to Z संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसकी बुआई हमको कब करनी चाहिए, इसकी बुआई करते समय कितना तापमान होना चाहिए, कौन कौन सी मिट्टियों में हम इसकी खेती कर सकते हैं, इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में होती हैं, इसके हम बीज को कैसे उपचारित कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, इसमें कैसे हमको खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए, इसमें सिंचाई प्रबंधन कैसे करना चाहिए, इसका उत्पादन कितना होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। और हमारा YouTube पर एक दूसरा चैनल है जो कि VK मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां पर जाकर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनिया की बुआई का समय कि धनिया की खेती हमको किस समय करनी चाहिए, इसकी बुआई हमको कब करनी चाहिए। तो धनिया की खेती एक ऐसी फसल है कि इसकी फसल हम साल भर कर सकते हैं और इसको हम तीनों सीजनों में लगा सकते हैं। खरीफ सीजन में भी लगा सकते हैं, रबी सीजन में भी और जायद सीजन में भी। यदि हम इसकी खरीफ सीजन में बुआई कर रहे हैं तो 1 जुलाई से लेकर आप 30 अगस्त तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसकी रबी सीजन में बुआई कर रहे हैं तो 1 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि आप इसको जायद सीजन में लगा रहे हैं तो 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप धनिया की खेती साल भर कर सकते हैं। बात करें तापमान की, तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसकी साल भर खेती की जाती है तो अलग अलग समय पर अलग अलग तापमान की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इसको रबी सीजन में लगा रहे हैं तो रबी सीजन में इसके लिए लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इसको जायद सीजन में लगा रहे हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी खेती हम गर्म, नम, ठंडे जलवायु में कर सकते हैं। बात करें कि इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, तो इसकी खेती आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो, भूमि ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और जिसका pH मान 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। और ऐसी भूमि हो जिसमें कार्बनिक और जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक से अधिक हो, तभी इसका उत्पादन काफी हमको देखने को मिलता है। बात करें मिट्टी की तैयारी की कि हमको भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो जब भी हम इसकी खेती कर रहे हैं तो खेती करने से पहले सबसे पहले आप इसकी 2 बार हैरों से जुताई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद का लगभग 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप 3 से 4 जुताई आप कल्टीवेटर से कर सकते हैं। यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो आप पलेवा करने के बाद 2 जुताई आप कल्टीवेटर से करवाकर अंतिम जुताई आप रोटावेटर से करवाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। और ऐसे ही आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो जाता है। और अंतिम जुताई से पहले आप ट्राइकोडर्मा 2 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसकी बीज की मात्रा की, तो इसकी जो बीज की मात्रा है वो लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की, तो इसकी कई मार्केट में वैरायटियां आती हैं, उनमें से हम कुछ वैरायटियों को आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे RK सीड्स की रॉयल्स ब्लिस के नाम से आती है, शाइन की रुचि के नाम से आती है, कलर सीड्स की कोरिएंडर कैराइव के नाम से आती है, नामधारी की सुरभि के नाम से आती है, प्रकृति सीड्स की छवि के नाम से ये वैरायटियां आती हैं। मार्केट में और भी अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियां आती हैं। आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें इसके बुआई के तरीके की, जब भी हम मार्केट से बीज को लेकर आते हैं तो बीज को लाने के बाद सबसे पहले हम उसको पाँव से या किसी से रगड़ते हैं, जिससे कि उसका जो बीज है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाए, तभी हम इसकी बुआई करते हैं। और जब भी हम इसकी बुआई करते हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और सबसे अच्छा तरीका ये है कि यदि आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो आप इसकी बुआई बेडों पर कर सकते हैं। बेडों पर काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन देखने को मिलता है। बात करें इसके खाद और उर्वरक की, तो इसमें अलग अलग खादों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय हमको इसमें कौन कौन से खाद लगाने चाहिए। तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय हमने आपको बताया है कि गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अंतिम जुताई से पहले डीएपी 50 किलोग्राम, पोटास 30 किलोग्राम और एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट को आप 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक कारोपूरन कीटनाशक को भी ले सकते हैं, इसका आप 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है उस समय आप समय अनुसार 1 या 2 बार आप यूरिया का घोल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप घोल के रूप में यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का घोल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कोई खास ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भी इसके अलावा यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप एनपीके के जो कि 19-19-19 आती है या 20-20-20 आती है उसका आप स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादातर इसमें खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें इसके सिंचाई प्रबंधन की, तो इसकी जो सिंचाई है इनकी सिंचाई मौसम पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर निर्भर करती है कि इसमें कितनी सिंचाई लगती है। यदि आप रबी सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप इसकी बार-बार सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप जायद सीजन में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो लगभग 4 से 5 दिन बाद इसकी बार-बार सिंचाई करनी पड़ती है। बरसात के टाइम पर लगभग बरसात होती रहती है, समय अनुसार आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं और एक बार एक सीजन में लगभग इसमें 5 से 8 सिंचाई आराम से लग जाती हैं। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जब भी धनिया की बुआई कर रहे हैं तो बुआई करने के बाद अंकुरण से पहले आप पेंडमेथिलिन 30% टीसी फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद भी यदि खरपतवार आपकी फसल में उगते हैं तो आप हाथों से, खुरपी से आप उसकी निराई कर सकते हैं। बात करें इसमें रोग और कीटों की, तो पहले हम बात करते हैं रोगों की। तो इसकी फसल में, धनिया की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं जैसे कि तना सड़न है, झुलसा है, चूड़िलास्ता है, जड़ गलन है, उखटा है, पत्तों पर सफ़ेद धब्बे हैं। यदि ये रोग आपकी फसल पर देखने को मिलते हैं तो हमने आपको बताया यदि आपके फसल में जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप ट्राइकोडर्मा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल पर उखटा का रोग प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। यदि उखटा के अलावा और भी रोग जैसे कि तना सड़न है, झुलसा, चूड़िलास्ता, जड़ गलन, पत्तों पर सफ़ेद धब्बे, यदि ये रोग देखने को मिलते हैं तो मार्केट में कई टेक्निकल आते हैं। इनके लिए आप जैसे कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% ऐसी फॉर्मुलेशन में आती है उसका आप 150 से 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को आप 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कई टेक्निकल मार्केट में आते हैं जैसे कि साफ फंजीसाइड आता है UPL का, उसमें कार्बोडाजिम प्लस मैंकोजेब 12:63 में आता है उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें छिड़काव कर सकते हैं और आपकी फसल पर रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। बात करें कीटों की और उनके नियंत्रण की, तो धनिया की फसल में जैसे कि चैपा है, माहू है, सफ़ेद लट है, पत्ती खाने वाली सुंडी है, ये कीट आपकी फसल पर देखने को मिलते हैं। ये धनिया की फसल में ये कीट हैं जैसे कि चैपा, माहू है, तो इनकी रोकथाम करने के लिए आप इमीडाक्लोप्रिड 17.8% आता है उसका आप 100 ml से लेकर 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप साइपरमेथ्रिन जो कि 25% EC फॉर्मुलेशन में आती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो 100 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और कीट है जो कि सफ़ेद लट है जिसको हम व्हाइट ग्रब बोलते हैं। इसकी रोकथाम करने के लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप थायोमेथाक्सम 25% WG को आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खाद के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यदि उस समय आपने प्रयोग नहीं कर पाया है तो आप जब भी धनिया की खेती में सिंचाई कर रहे हैं उस समय आप इसको थायोमेथाक्सम 25% WG को आप किसी रेत या बालू में मिलाकर आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई से पहले आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं।
यदि आपकी फसल पर पत्ती खाने वाली सुंडी का अटैक है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी को आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल पर इन कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इसके उत्पादन की कि धनिया का उत्पादन कितना हो जाता है, तो धनिया का जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करता है कि इसका उत्पादन कितना होता है। एक एवरेज लगभग 50 से 100 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन हो जाता है। यदि हाइब्रिड धनिया है तो हाइब्रिड धनिया की हम बार बार कटाई करते हैं, लगभग 3 से 4 कटाई हो जाती है, तो लगभग 50 से 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। यदि आप देसी धनिया की बुआई कर रहे हैं तो देसी धनिया की लगभग एक बार ही कटाई हो पाती है, तो उसमें कम उत्पादन हमको देखने को मिलता है। तो उत्पादन आपके कई कारकों पर निर्भर करता है, एक एवरेज हमने आपको इसका उत्पादन बताया है। तो ये रही धनिया की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और यदि आप इसकी अगेती फसल उगाते हैं तो काफी अच्छा इसका मुनाफा हमको देखने को मिलता है। आप यदि अगेती फसल करते हैं, जैसे कि आप इसकी अगस्त या सितंबर महीने में इसकी खेती करते हैं, तो हमको काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है और इसके हमको अच्छे भाव भी मंडियों में प्राप्त होते हैं। तो यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आप अगेती खेती कर सकते हैं, और जब भी आप इसकी खेती करें तो लगभग अगेती या पछेती खेती ही करनी चाहिए, जिससे कि हमको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। और धनिया की फसल एक ऐसी फसल है कि ये कम लागत में अधिकतम उत्पादन देने वाली ये फसल है। तो ये रही धनिया की फसल की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।